हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ करंट अफेयर्स में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे कि अभी क्या चर्चा में है, व्हाई दिस इज इन न्यूज और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। आइए सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो पहला टॉपिक है आज का हमारा रहेगा, दैट इज 52nd G7 समिट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बिकॉज अभी ये ऑन गोइंग है, ये आने वाला है, ये अभी यहाँ पर G7 समिट है ना। तो G7 समिट का इंपॉर्टेंस क्या है एंड सिग्निफिकेंस क्या है और क्या इसके जो है अभी जो ये मीटिंग हो रही है कहाँ हो रही है। सो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर आज के न्यूज में डिस्कस करेंगे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे। सो व्हाट इज ई विधान एप्लीकेशन, ये क्यों चर्चा में है। एंड द थर्ड वन इज दैट हिस्टोरिक रेल लिंक कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद कटरा वाया वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर में और हम लोग इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के न्यूज में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट न्यूज, दैट इज 52nd यानी 52वां G7 समिट। अब ये G7 समिट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो G7 समिट क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में सबसे पहले आइए बात करते हैं कि ये क्या है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल अटेंड द 52nd G7 समिट इन कानासाकिस कनाडा फ्रॉम जून 15 to 17 2025 फॉलोइंग एन इनवाइट फ्रॉम कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। अब देखेंगे यहाँ पर कि इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री 15 से 17 जून जो कि अभी अपकमिंग है 2025 तक कनाडा के जो है कानन साकिस में आयोजित होने वाले 52वें G7 समिट में सम्मेलन में भाग लेंगे। तो इसके कारण भी ये चर्चा है क्योंकि हम लोग क्या देख सकते हैं कि इंडिया हैज अटेंडेड द G7 एज अ स्पेशल इनवाइटी सिंस 2019। भारत G7 समिट में 2019 से विशेष आमंत्रण के तौर पर हमेशा क्या है, यानी 2019 के बाद से भारत की भागीदारी इसमें होती रही है। तो आइए इसमें हम देखते हैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि G7 जो है ये चर्चा में तो है, लेकिन इसके साथ के साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ G7 समिट में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इन्वाइट किया गया है और 2019 से ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत G7 समिट के विशेष आमंत्रित या फिर आप ये कह सकते हैं दैट स्पेशल इनवाइटी के तौर पर हमेशा जो है 19 के बाद से 19 से ही हम क्या देख रहे हैं कि हम लगातार वहां क्या है उपस्थित है। अब आते हैं यहाँ पर G7 जो है यहाँ समिट के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अबाउट 52 G7 समिट क्या है। G7 सबसे पहले इसको समझिएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को याद होगा कि भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी, तो यानी कि जो 20 महत्वपूर्ण देश थे वो उनका ग्रुप, तो G मतलब ही हो जाता है ग्रुप ऑफ 7, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये ग्रुप ऑफ 7 का जो देश है ये क्यों महत्वपूर्ण है, बिकॉज G7 इज एन इनफॉर्मल इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ द 7 रिचेस्ट डेमोक्रेसीज। यानी G7 जो देश हम देख रहे हैं ये सबसे अमीर लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक अंतर सरकारी क्या है, ये समूह है। इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, इट इज डिस्कसेस मेजर इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस, क्योंकि अभी आपने देखा कि ये महत्वपूर्ण क्या है, जो इकोनॉमी है जो स्पेशली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बहुत ही स्ट्रांग जो देश है वो क्या है इससे जुड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से जो काफी प्रभावशाली हैं, काफी सशक्त हैं। तो इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे कि यह प्रमुख आर्थिक और भू राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा करता है। इट मीन्स कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं स्पेशली इन पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एंड एज वेल एज जियो पॉलिटिकल, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस, उस पर ये चर्चा करते हैं। एंड इट इज नॉट अ ट्रीटी बेस्ड बॉडी एंड हैज नो परमानेंट सेक्रेटरिएट। ये ध्यान रखिएगा, ये कोई संधि आधारित निकाय नहीं है और इसकी कोई स्थायी सचिवालय अगर कहा जाए तो वो भी यहाँ पर नहीं है। बट स्टिल G7 जो है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये दुनिया के मजबूत जो अर्थतंत्र हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत जो देश हैं, ये उससे बना है। तो यहाँ ये देखते हैं इसके बारे में कि G7 के बारे में सम मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन
डेफिनेशन की क्या है, जैसे कि व्हेन वाज इट लॉन्च्ड, ये कब बना या कब स्थापित हुआ। तो फॉर्म्ड इन 1975 एज द ग्रुप ऑफ सिक्स, यानी कि ये 1975 में ग्रुप ऑफ सिक्स के तौर पर, जिसमें कि कौन कौन आते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए के रूप में इसका गठन हुआ था। और 1976 में ये कनाडा इसमें शामिल हुआ, जिससे ये कि ये क्या हो गया, G7 बन गया, ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली हम लोग कब देख रहे हैं यहाँ पर कि ड्यूरिंग 1975 में क्या हुआ, ये स्टैब्लिश्ड हुआ एज अ ग्रुप ऑफ सिक्स, है ना। उसके बाद जो भी और मजबूत जो कंट्रीज थे वो इसमें क्या हुए, इन्वॉल्व हुए। तो अभी के टाइम पे अगर आपसे ये कहा जाए कि राइट नाउ विच कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ G7 के जो अभी सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान एंड कनाडा। इट मींस कि यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट्स एज एन इनवाइटी नॉन मेंबर, जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे एज अ स्पेशल इनवाइटी के तौर पर भारत 2019 से पार्टिसिपेट कर रहा है। सेम उसी तरह से हम क्या देख रहे हैं कि इसमें यूरोपियन यूनियन भी एज अ जो है इनवाइटी के तौर पर, जो कि इसका सदस्य नहीं है, ओके। तो यूरोपीय संघ आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेता है G7 के मीटिंग्स में। कुछ और इसके हिस्ट्री और रिवोल्यूशन पे हम लोग बात करेंगे कि G7 के गठन के बारे में अगर देखा जाए और इसमें क्या कुछ निर्णायक स्टेप्स लिए गए, जैसे कि द G7 वाज फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल ऑयल क्राइसिस, इनेबल द वर्ल्ड्स टॉप इकोनॉमिक टू कोऑर्डिनेट मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज, है ना। यानी 1970 का जो दशक था उस दौरान चूंकि दुनिया में हम क्या देख रहे थे, वैश्विक तेल संकट के दौर से ये दौर गुजर रहा था, तो इसके जवाब में G7 का गठन किया गया ताकि दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था व्यापक आर्थिक रणनीतियों का समन्वय कर सके। इट मींस कि जो दुनिया की पावरफुल इकोनॉमीज हैं वो एक म्यूचुअल तरीके से क्या कर सके, एक म्यूचुअल तरीके से एक प्लान बना सके, म्यूचुअल तरीके से क्या कर सके, उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। तो बेसिकली इसका जो पर्पस अगर हम लोग देखेंगे तो इसका पर्पस मेनली यही था। ये उस समय पर 1970 के दशक में हुए तेल जो संकट था, उस तेल संकट का एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जवाब था आर्थिक रूप से कि हम अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, हम एक बेस्ट जो है क्या कर सकते हैं यहाँ पर तरीके से समन्वय स्थापित करके हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का दुनिया में या विश्व में किसी भी तरह का उलटफेर हो। सो हम लोग स्टिल हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, पार पा सकते हैं। 1980 के दशक में इट एक्सपैंडेड इट्स एजेंडा टू एड्रेस जियोपॉलिटिकल कंसर्न इंक्लूडिंग आर्म्स कंट्रोल, ग्लोबल सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। तो हम देख सकते हैं कि 1980 के दशक तक आते आते इसने हथियार नियंत्रण, वैश्विक सुरक्षा और मानवाधिकार उल्लंघन सहित जो भी भू राजनीतिक चिंताओं को संबोधित करने के लिए अपने एजेंडे का क्या किया, विस्तार किया। यानी कि आप देख सकते हैं कि G7 जो है ये लगातार अपने जो आप कह सकते हैं कि लगातार अपने जो डायमेंशंस हैं, जो दायरे हैं, जैसे पहले था कि हम आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, बट वो धीरे धीरे बढ़ते गया और उसमें हम क्या देख रहे हैं कि उसमें कई अन्य मुद्दे भी जोड़े गए। अब कई अन्य मुद्दों में जैसे कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न इसमें ऐड हुए, इसमें आर्म्स कंट्रोल ऐड हुआ, इसमें ग्लोबल सिक्योरिटी ऐड हो रहा है, इसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी ऐड हो रहे हैं। तो ये विभिन्न तरह के मुद्दों को हम क्या देख रहे हैं कि उसके बाद इनके द्वारा देखा जाने लगा। अब आते हैं यहां पर कि 2000 के दशक में क्या हो रहा है। तो G7 बिगिन विथ डेवलपिंग नेशन एम्फसाइजिंग इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। चूंकि आफ्टर 2000 आप देखेंगे कि विकासशील देशों के साथ जुड़ना, ये G7 का क्या बना, एजेंडा बना, जिसमें कि जलवायु परिवर्तन ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब वो चाहे आपको G20 हो जाए, G7 हो जाए, UN हो जाए, आप सब में देखेंगे क्या कि UN अब क्लाइमेट चेंज को लेकर के या उसके कंसर्न को साइड में रख के आप आगे नहीं चल सकते हैं। यू हैव टू फोकस ऑन दिस बिकॉज ये अभी हमारा क्या है, सबसे इमीडिएट जिसको कह सकते हैं डिजिटल, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वित्तीय समावेशन, डिजिटल परिवर्तन जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। अब 1998 से 2014 के बीच में रूस G8 बनाने के लिए इसमें शामिल हुआ था, लेकिन क्रीमिया पर कब्जे के बाद इसे हटा दिया गया, जिससे G7 लोकतांत्रिक संरेखन की वापसी का संकेत मिला।
यानी जो रशिया है इसने ज्वाइन किया था टू फॉर्म G8, यानी ये इसका नाम G8 हो गया था, बट वाज रिमूव्ड पोस्ट क्रीमिया एनेक्सेशन, सिग्नलिंग अ रिटर्न टू G7's डेमोक्रेटिक अलाइनमेंट। यानी कि इसमें रशिया की जो है एंट्री हुई थी, रशिया इसका सदस्य था, लेकिन जब क्रीमिया का जो है अधिग्रहण करने के बाद G7 से रशिया को क्या किया गया, हटा दिया गया, और अगेन जो G7 G8 में कन्वर्ट हुआ था वो फिर से G7 क्या हो गया, बन गया। तो अगेन हम क्या देख रहे हैं कि वो फिर से क्या बन गया, यहाँ पर G7 यहाँ पर बन जाता है। अब देखिए इसके की फंक्शंस अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे, जैसे G7 का जो की फंक्शन है, तो G7 दुनिया की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को, बाजारों को स्थिर करने और क्या क्या कार्य कर रही है, मुद्रास्फीति को कम करना हो गया, जैसे राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन बनाता है G7, एंड इट आल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म for the world's advanced economies to stabilize markets, reduce inflation and ensure fiscal जो है discipline also। अब बात करते हैं ग्लोबल इशू के रिस्पॉन्स पे, तो ये वैश्विक संकटों पर कार्रवाई को बढ़ावा देता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन है ना, AI विनियमन, साइबर सुरक्षा खतरे और सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है आपात स्थिति। तो इट मीन्स कि इन सभी मुद्दों पर अगर आप देखेंगे तो G7 के जो की फंक्शंस हैं वो क्या है, इट ड्राइव्स एक्शन ऑन ग्लोबल क्राइसिस लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया, AI रेगुलेशन, बिकॉज नाउ वी आर इन द एरा ऑफ AI एंड AI इज ऑल्सो अ थ्रेट, तो AI को कैसे रेगुलेट किया जाए, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत बड़ा मुद्दा है, और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज जो है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो G7 के की फंक्शंस के बारे में। अब इसके बाद आपने अभी क्या देखा कि यहाँ पे मजबूत लोकतांत्रिक देशों का क्या है, ये जो है एक ग्रुप है, तो इसमें डेमोक्रेसी को भी हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि डेमोक्रेसी और लोकतंत्र और विकास, यानी भागीदार देशों में उदार लोकतांत्रिक मूल्यों और लैंगिक समानता और सतत विकास को बढ़ावा देता है। इट मींस कि दैट प्रोमोट्स लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जेंडर इक्विटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस पार्टनर कंट्रीज ऑल्सो। डोनर एंड पॉलिसी सिग्नलिंग एक्ट्स एज अ की फोरम फॉर अलाइनिंग डोनर priorities and signaling coordinated global policy shift to international institutions also। यानी कि इसमें जो भी दाता हैं प्राथमिकताओं को संरेखित करता है उनके, और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का आपस में क्या करता है, समन्वय स्थापित करना, वैश्विक नीति में जो भी चेंजेस करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम क्या देख रहे हैं कि G7 जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, मंच है, और इसके माध्यम से बहुत ही नए तरीके के, या फिर कह सकते हैं कि जो अभी रिक्वायरमेंट है, जो अभी कंडीशंस है, और जो लगता है कि इसमें हमें इन सब मुद्दों पे अभी फोकस करना चाहिए, तो यहाँ पर इनके ग्रुप के माध्यम से इस पर चर्चा होती है, और फिर आगे एज पर द रिक्वायरमेंट वो इस पे जो है उसको देखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द G7, और G7 क्यों चर्चा में आए ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, वन नेशन वन एप्लीकेशन। भाई क्या है ये, है ना, नाम से जैसा कि आपको लग रहा होगा कि भाई ये नेशनल ई विधान जो है NEVA, ये क्या है, वन नेशन एंड वन एप्लीकेशन। सो बेसिकली व्हाट इज दिस, और इसके क्या महत्व है। देखिए जैसे अगर हम लोग बात करें, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि हम लोग कोई एक ही चीज क्या करें, उस पर यूज करें और वो ज्यादा से ज्यादा कारगर साबित हो। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर हम लोग नेवा, इसको आप शॉर्टकट में नेवा भी कह सकते हैं। हाँ जी, तो आइए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि यूनियन मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द वन सेकेंड, Union Minister will inaugurate the National E-Vidhan application NEVA for Puducherry Legislative Assembly on 9th जून 2025। केंद्रीय मंत्री 9 जून 2025 को पुडुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, तो अब जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, यह कहाँ के लिए हो रहा है, तो पुदुचेरी जो विधानसभा है वहां के लिए इसका जो है उद्घाटन, इनॉग्रेशन किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो नेवा नेवा आप देख रहे हैं, तो ये है क्या, व्हाट इज दिस, ये है क्या। तो सबसे पहले यहां देखेंगे व्हाट इज नेवा। नेवा इज अ बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्स पेपरलेस कंडक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस
अक्रॉस इंडियाज स्टेट एंड यूटीज लेजिस्लेटर्स। ठीक है ना, नेवा जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों में विधायी कार्य को कागज रहित तरीके से संचालित करने में सक्षम बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा डियर ऑल स्टूडेंट्स कि यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडलों में विधायी कार्य के को कागज रहित संचालित करने में नेवा सक्षम बनाएगा। तो यानी हम क्या देख रहे हैं कि टोटल क्या है यहाँ पर, दिस इज ऑल अबाउट द पेपरलेस जो है कंडक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस अक्रॉस इंडिया स्टेट एंड यूटीज लेजिस्लेचर्स। सो एक बहुत ही एक बड़ा ही आप कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन ये साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय पे हम क्या देख रहे हैं कि इसका और विस्तार होगा, इसका और एक्सपेंशन होगा, और ये सभी सदनों को यानी कि इट इम्बॉडीज द विजन ऑफ वन नेशन वन एप्लीकेशन बाय इंटीग्रेटिंग ऑल हाउसेज ऑन अ सिंगल इंटरफेस। यानी इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो ये सभी सदनों को एक ही इंटरफेस पर एकीकृत करके एक राष्ट्र और एक आवेदन के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देता है। इट मीन्स कि जब भी हम लोग अगर बात करते हैं, सो व्हाट वी कैन सी दैट इट इम्बॉडीज द विजन ऑफ वन नेशन एंड वन एप्लीकेशन। ठीक है ना, तो इसके माध्यम से पेपरलेस जो है यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल जो हैं उनकी विधायी जो कार्रवाई होती है वो कागज रहित रहेगा और एक ही इंटरफेस पे क्या होगा यहाँ पर ये काम करेगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जो नेवा है इसको डेवलप किसने किया है, डेवलप और इम्प्लीमेंटेड किसके द्वारा किया जाएगा, तो देखेंगे डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, यानी इसको संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है और सपोर्टेड बाय MEITY एंड पावर्ड बाय भाषिनी फॉर AI बेस्ड ट्रांसलेशन। ठीक है ना, इसको यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ सूचना और यहाँ पे तकनीकी जो है यहाँ पर द्वारा समर्थित, और ये AI आधारित अनुवाद के लिए भाषिनी द्वारा संचालित है। भाषिनी के बारे में मैंने करंट अफेयर्स के बारे में आपको यहाँ पे बताया भी है कि ये विभिन्न लैंग्वेजों का क्या कर सकता है, अनुवाद कर सकता है। तो ये उसके द्वारा संचालित है और उसके माध्यम से हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये और भी सुलभ तरीके से क्या करेगा, यहाँ पर कार्य करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे, हाँ जी, इसके बारे में आइए देखते हैं। डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बारे में यहाँ पे देखा जाए तो ये चीजें हमने देखी कि भाई ये यहाँ पर इस तरह से क्या है, डेवलप हुआ है, और इसको अभी जो है यहाँ पर एम ऑफ नेवा क्या है, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिजिटाइज लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स टू मेक हाउसेस पेपरलेस, है ना, to create a unified national repository to all legislative data on one platform। विधायी कार्रवाई को डिजिटल बनाना और सदनों को कागज रहित बनाना, एक मंच पर सभी विधायी डेटा का एकीकृत राष्ट्रीय भंडार बनाना, यानी एक प्लेटफॉर्म हो जहां पर सारे के सारे डेटास क्या हो, यहाँ पे कलेक्ट हो और सारे के सारे जो है यहाँ पर जो है मीन्स उसको एकीकृत करना। तो एक यूनिफाइड नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव डेटा ऑन वन प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली दीज आर द, और आते हैं यहाँ पर इसमें और क्या की फीचर्स हैं नेवा के बारे में, नेशनल ई विधान एप्लीकेशंस के बारे में। एंड टू एंड पेपरलेस फंक्शनिंग है। नेवा इनेबल्स कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस इंक्लूडिंग अपलोडिंग ऑफ एजेंडा, बिल्स, स्पीचेस एंड रेस्पॉन्सेज ऑल्सो। यानी कि नेवा जो है ये एंड टू एंड पेपरलेस फंक्शनिंग, एजेंडा, बिल, भाषण और प्रतिक्रियाओं को अपलोड करने सहित विधायी व्यवसाय के पूर्ण डिजिटलीकरण को सक्षम बनाता है। और ये पावर्ड रियल टाइम ट्रांसलेशन बाय भाषिनी है, वाया भाषिनी के माध्यम से ये एकीकृत कई भारतीय भाषाओं में भाषणों, दस्तावेजों को तुरंत अनुवाद क्या करेगा, प्रदान करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अलग अलग भाषाओं वाला, यानी हमारे जो भी अगर हम लोग बात करें तो दैट वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो ये उसको तुरंत क्या करेगा, यहाँ पर जो है चेंज कर देगा, उसको ट्रांसलेट कर देगा। और जो नेवा है ये स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो ये यूनिफाइड डिजिटल वर्क स्पेस होगा, जैसे कि नेवा क्रिएट्स अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म
for legislators, government departments and assembly secretariats also। यानी इसके बारे में अगर देखा जाए तो नेवा विधायकों, सरकारी विभागों और जो विधानसभा सचिवालयों के लिए एक एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म ये बनाता है। और साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि क्या ये सिक्योर है, यानी इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनका डॉक्यूमेंटेशन और मैनेजमेंट वो सिक्योर है या नहीं है। तो जितने भी इसमें रिकॉर्ड्स होंगे वो बहुस्तरीय सुरक्षा, भूमिका आधारित पहुंच नियंत्रण के साथ ये डिजिटल रूप से संग्रहित किए जाएंगे। इट मीन्स कि ये सिक्योर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड सर्चेबल आर्काइव्स, ऑल रिकॉर्ड्स आर डिजिटली स्टोर्ड विथ मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी, है ना। ये अगर आप सोचेंगे कि नहीं इसमें सिक्योरिटी की कमी नहीं है, सो व्हाट वी कैन सी हियर, यू कैन सी दैट इट ऑलरेडी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इट हैज मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी एंड रोल बेस्ड अक्रॉस कंट्रोल ऑल्सो। तो जो भी इसमें दस्तावेज हैं वो सुरक्षित हैं, क्योंकि उसको कई जो है इसमें सुरक्षा के बहुत सारे जो है यहाँ पे मानक अपनाए गए हैं। तो यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी हम लोग देख सकते हैं कि वो क्या है, ऑलरेडी इसमें है। सो दिस इज ऑल अबाउट नेवा। और अभी आपने देखा कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि विधानमंडल में जो कार्रवाइयां होती हैं, है ना, अब वो क्या होगा, आपको यहाँ पर पेपरलेस होगा, और ये उस किसके माध्यम से, नेवा के माध्यम से, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर, आइए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हम लोग, और क्या महत्वपूर्ण न्यूज है। अब आते हैं यहाँ पे आज के जो लास्ट न्यूज है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हिस्टोरिक रेल लिंक कनेक्ट्स कश्मीर वैली, वन सेकेंड सॉरी, हाँ, कश्मीर वैली विथ कटरा वाया वंदे भारत ट्रेन, ठीक है ना। सो पीएम मोदी टू इनॉग्रेट फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस टू कश्मीर। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत का जो है, यानी भारत इसमें कश्मीर का पहला, हम देख रहे हैं क्या कि वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी गई। और ये हिस्टोरिक रेल लिंक्स है जो कनेक्ट करेगा कश्मीर घाटी को, यहाँ पर क्या देखें, कटरा वाया वंदे भारत ट्रेन। अब आइए देखते हैं, वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें और क्या जो है इससे संबंधित न्यूज है, महत्वपूर्ण बातें हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन सी, वन सेकेंड, हाँ जी, यहाँ देख सकते हैं। So first of all, what we can see that PM Modi flagged off 2 Vande Bharat trains between Shri Mata Vaishno Devi Katra and Srinagar, and marking the launch of a direct rail link to the Kashmir Valley. Okay, so यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर के बीच 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिससे कि कश्मीर घाटी के लिए सीधा रेल संपर्क शुरू हो चुका है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन है, विशेषकर जो है हम लोग देखेंगे कश्मीर के संदर्भ में। So this historic milestone is expected to significantly boost development, trade, tourism and deepen the region's integration with the rest of India. इस ऐतिहासिक उपलब्धि से विकास, व्यापार, पर्यटन को बढ़ावा मिलना और शेष भारत के साथ इस क्षेत्र के एकीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। क्योंकि देखिए रेलवे के और खास तौर से जैसे हाई स्पीड ट्रेन की डिमांड अब क्या है, धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि वंदे भारत भारत के लगभग जो है सभी शहरों से क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है लगभग। अब कश्मीर में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो हाई स्पीड ट्रेन क्या है, अभी के टाइम पे ऑन डिमांड है। वंदे भारत काफी, चाहे वंदे भारत हो जाए, शताब्दी हो जाए, राजधानी हो जाए, आप देख सकते हैं तेजस हो जाए, तो काफी क्या है, काफी मतलब एक तरीके से इन हाई स्पीड ट्रेन का आना एक जो है डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की क्या एक निशानी है। और इससे वहां पर नए तरीके से कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, टूरिज्म भी बढ़ेगा, और उसके साथ साथ यहाँ की इकोनॉमी जो है वो भी क्या होगी, बूस्ट होगी। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो अर्ली रेलवे एफर्ट्स इन जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर में शुरुआती रेलवे का जो इतिहास रहा है या क्या क्या कार्य हुए वो देखेंगे। The first railway line in the princely state of Jammu and Kashmir was constructed by the Britishers in 1897, connecting Jammu and Sialkot, जो कि अब पाकिस्तान में जा चुका है, over a stretch of 40-45 किलोमीटर। यानी जम्मू और कश्मीर रियासत में पहली बार रेलवे लाइन 1897 में अंग्रेजों के द्वारा बनवाई गई थी, जो जम्मू और सियालकोट, तो जो सियालकोट है वो अब पाकिस्तान में है, तो यहाँ पर को 40 से 45 किलोमीटर तक ये क्या करती थी, जोड़ती थी। ये देख सकते हैं। हम लोग बात कर ले अर्ली एफर्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर के बारे में।
फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 1902 और 1905 तक आते आते हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है प्रपोजल्स वेयर मेड फॉर अ रावलपिंडी श्रीनगर रेल लाइन वाया द झेलम रिवर एंड एन ऑल्टरनेटिव जम्मू श्रीनगर लाइन वाया रांची वाज सपोर्टेड बाय द महाराजा प्रताप सिंह, नाइदर प्लान मैटरलाइज्ड, ठीक है ना। तो 1902 और 5 में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि झेलम नदी के रास्ते रावलपिंडी और श्रीनगर रेल लाइन के रियासी के रास्ते जो है वैकल्पिक जम्मू कश्मीर जम्मू और श्रीनगर लाइन के लिए प्रस्ताव रखे गए थे। हालांकि ये इसको आप ये कह सकते हैं और ये जिसे महाराजा प्रताप सिंह ने समर्थन भी किया था, लेकिन ये मूर्त रूप नहीं दिया जा सका, यानी ये जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब बात करते हैं कि जब विभाजन के बाद यानी पोस्ट पार्टीशन और डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन के बारे में देखा जाए तो पोस्ट पार्टीशन यानी आफ्टर पार्टीशन 1947 सियालकोट जो है वहां जो वो जम्मू रेलवे कनेक्टिविटी वो वहां चला गया और 1975 तक द क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन टू जम्मू एंड कश्मीर वाज इन पठानकोट पंजाब। द पठानकोट जम्मू रेल लाइन वाज इनॉग्रेटेड इन 1975, ठीक है ना, 1975 में। फिर 1994 में प्रोजेक्ट वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम उधमपुर टू श्रीनगर एंड बारामूला। तो फिर हम क्या देख रहे हैं कि 1994 में इस परियोजना को उधमपुर से श्रीनगर और बारामूला तक विस्तारित किया गया, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है ओवर द ईयर सेक्शन ऑफ द लाइन बिकेम ऑपरेशनल, यानी अब जो है उसके बाद इसका लगातार विस्तार होता चला गया। और अभी हम देख सकते हैं क्या यहाँ पर जैसे यूएसबीआरएल जो प्रोजेक्ट है वाज ऑफिशियली अप्रूव्ड इन मार्च 1995 एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ लगभग 2,500 करोड़ एंड डिक्लेयर्ड अ नेशनल प्रोजेक्ट इन 2002। और समय बीतने के साथ लाइन के कुछ हिस्से चालू हुए और कुछ पे काम यहाँ पर क्या हुए चल रहे थे। अब देखते हैं यहाँ पर कि धीरे धीरे यहाँ पर देखेंगे कि अब क्या है, जैसे यूएस जो है यहाँ पर यूएसबीआरएल इज नाउ फुल्ली कंपेयर्ड, है ना, कंप्लीटेड 272 किलोमीटर ऑफ रेल ट्रैक्स और 36 टनल्स हैं इसमें, और उसके साथ साथ 943 ब्रिजेस हैं। टोटल कॉस्ट 43,780 करोड़ है। तो अगर हम लोग बात करें तो व्हाट वी कैन सी, देखिए कहीं पर भी खासतौर से अगर जब बात होता है कि रेलवे के आने से क्या डेवलपमेंट होगा, देखिए अभी भी जैसे आप देखेंगे कि भारत के कुछ राज्य हैं, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग, वन सेकेंड, whenever we are talking about the railways, है ना, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, और खास तौर से अभी के टाइम पर जैसे कि हाई स्पीड ट्रेन अगर पहुंच जाती है तो इसके क्या बेनिफिट्स है। देखिए जब हाई स्पीड ट्रेन, चूंकि अगर whenever we are talking about that तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वंदे भारत और दिस टाइप ऑफ ट्रेन, तो ये क्या है, हाई स्पीड ट्रेन है। और इनके आने से क्या होगा भाई, हाई स्पीड ट्रेन्स के, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि लाइक टूरिज्म जो है वो क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है। इकोनॉमी इनकी क्या होगी, यहाँ पर बूस्ट होगी। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं कि यानी ये जो कुछ एरियाज जो कि अभी तक क्या है मेन स्ट्रीम लाइन से कटे हुए हैं, वहां क्या होगी, वहां कनेक्टिविटी के बेहतर जो है हमें विकल्प मिलेंगे, यानी हम यहाँ पर बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। बट स्टिल अभी भी क्या है, यहाँ पर थोड़े से क्या है आप देखेंगे यहाँ पर चैलेंजेस के बारे में, है ना, अभी क्या है, अभी भी चैलेंजेस है। अब चैलेंजेस पे जैसे हम लोग डेली बात करते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, ये है कि हमें क्या करना है, यानी कि बड़े स्तर पर जो है इस पे भारत ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि बहुत जो है सख्त जो है तरीके से सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ फिर से क्या करना है, यहाँ पे इस चुनौतियों भरे समय के बावजूद भी हम क्या देख रहे हैं कि हम सकारात्मक होकर चल रहे हैं, ताकि हम यहाँ पर और भी ज्यादा यहाँ क्या कर सके, डेवलपमेंट करा सके, है ना। और ये इसके एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है ये जो आप देख सकते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या देख रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। और ये एक माइलस्टोन है रेलवे के कंटेक्स्ट में भी, जम्मू कश्मीर के लिए भी, रेलवेज के लिए भी, और इकोनॉमी, बढ़ते हुए इकोनॉमी को ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट भी करेगा। तो चलिए डियर ऑल स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और बाकी हम लोग मिलते हैं फिर। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। DIES को आप लोग कर लें लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आप लोगों को PDF यहाँ पर रेगुलर मिल जाएगा, तो आप लोग हमारे करंट अफेयर्स की क्लास से जरूर कनेक्ट हो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जुड़े रहिए, बने रहिए।